मेरा नाम विजय वर्मा है। ढाबे पर काम करने वाला छोटा सा बच्चा सारा दिन काम करता था, लेकिन वो रोज रात को ढाबा बंद होने के बाद कचरे के ढेर से पुरानी किताबें उठाकर लाता और रात की चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। एक दिन मैं उस ढाबे पर चाय पीने के लिए गया। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मैं बहुत परेशान था और मेरा एक प्रोजेक्ट में लॉस हो गया था, इसीलिए मैं काफ़ी परेशान था। वो छोटा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और उसने पूछा कि सर, आप क्यों परेशान हैं? मैंने उसे ऐसे ही बातें करते हुए बताया कि मेरा एक प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया है। तो वो मुझसे बोला कि मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। उसने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसी सलाह दी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं खामोश अपने शानदार घर के लाउंज में बैठा हुआ था। मेरा सर दर्द से फट रहा था, हाथ थोड़े थोड़े कपकपा रहे थे। आज जो नुकसान मुझे मेरे उस प्रोजेक्ट में हुआ था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मेरे सीने में दर्द होने लगा था। अभी मैं अपनी सोचों में ही डूबा हुआ था। मेरे दो बेटे थे, बड़े का नाम राहुल था और छोटे का नाम राघव। कि तभी लाउंज में मेरा बड़ा बेटा आया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसके हाथ में जो फाइल थी, वो फाइल उसने जोर से टेबल पर पटकी और मुझे देखते हुए बोला, क्या है ये सब? आज मुझे बता दीजिए आप, और कब तक ऐसे करते रहेंगे और कितना नुकसान करेंगे? इससे पहले भी आपकी वजह से एक और बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई थी और अब फिर ये नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर मुझे मेरे सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुझे ऐसे चुपचाप खड़ा होता देख वो बोला, आप इस बार हमसे नज़र नहीं चुरा सकते। आपको बताना पड़ेगा कि ये सब क्या ड्रामा है। जब मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट से मैं खुद ही डील करूंगा, तो आप आगे क्यों आए? आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से उन लोगों को समझा भी नहीं पाए और ना ही आपने मीटिंग को अच्छी तरह से हैंडल किया। मीटिंग में क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी मार्केट में कोई हमसे डील नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। मैं हैरान होकर अपने बेटे की शक्ल देख रहा था। ये बिजनेस मेरा था, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था और आज इस बिजनेस को यहाँ तक लाने वाला भी मैं ही था। मेरे बेटे को तो बस कुछ ही टाइम हुआ था इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता था? मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए बोला, अब आप ऑफिस के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये सब फिर से ठीक कैसे करना है, मैं खुद देख लूँगा। मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया था, जबकि मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा था। मैं सोच रहा था, ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा बिजनेस है और ये मुझसे मना कर रहा है कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बहुत परेशान था। मैं बाहर आया और मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं अंदर से इतना ज़्यादा परेशान था कि मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं कहाँ जा रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता था। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें मुझे सुनाई गई थी, उन्हें याद कर करके मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं जानता था कि मेरा बेटा गुस्सा ज़रूर करेगा, मगर मुझे इस बात का भी यकीन था कि वो इस वक्त मुझे समझेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन उसने मुझे नहीं समझा था। मैं गाड़ी लेकर काफ़ी दूर आ गया था और मुझे रास्ते की भी पहचान नहीं हो रही थी और अब रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को एक ढाबे के सामने रोक दिया था। कुछ देर मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ गहरी गहरी सांस ले रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकल आया था। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था और चांद की चांदनी फैली हुई थी। मैं चुपचाप जाकर उस ढाबे के बाहर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। एक बार फिर मैं वही सब कुछ सोचकर परेशान होने लगा कि अचानक से मेरे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है। अभी मैं अपनी सोचों में डूबा हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और अपना मेन्यू कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जी साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सामने एक कमज़ोर सा छोटा सा बच्चा खड़ा था। हाथ में एक किताब थी, दूसरे हाथ में एक रुमाल था और उसने एक फटा हुआ बनियान पहना हुआ था। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, कहाँ खो गए साहब? कुछ चाहिए आपको? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो बता दीजिए, मैं और लोगों से ऑर्डर ले लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अब उसके हाथ में जो किताब थी, मैं उसको देख रहा था,
मगर मुझे समझ नहीं आया था कि वो कौन सी किताब है, और मैंने सिर्फ एक चाय का ऑर्डर दिया था और वहीं कुर्सी पर बैठकर चांद को देखने लगा था। जब से मेरी पत्नी इस दुनिया से गई थी, तब से मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। और ये नुकसान मेरा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक दो बार मेरा बिजनेस में नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार मैं इतना परेशान था कि इससे पहले मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, अगर आज मुझसे एक गलती हो गई है, तो मेरा बेटा मुझे इतनी बातें कैसे सुना सकता है। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद वही छोटा सा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और मुझे देखकर बोला, अगर हम परेशान होते हैं और उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो हम खुद को और ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस करते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि जो हमसे गलती हो गई है उसे भूल जाएं और उस गलती से सीखें, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते। और हाँ, अब जो होने वाला है उसे अच्छे से कर सकते हैं। और आप खुद समझदार हैं। शायद वो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर समझ गया था कि मैं परेशान हूँ। इस बच्चे की उम्र 10 साल होगी, मगर उसकी बात सुनकर मैं उठकर खड़ा होने पर मजबूर हो गया था और वो इतना कहकर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, रुको। वो मेरी तरफ वापस पलटा। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? और उसने सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं, अभी मुझे बहुत काम है और अगर मैं आपसे बातें करने बैठ गया तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। जल्दी जल्दी सारा काम करके मुझे जल्दी छुट्टी लेनी है और फिर पढ़ना भी है। ये कहकर वो दूसरे आदमी के पास चला गया और मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक काम को कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बच्चा मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। वो बच्चा मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। फिर मैंने इशारे से ढाबे के मालिक को बुलाया और उसको कुछ पैसे देते हुए उससे कहा, क्या तुम इस बच्चे से कह सकते हो कि ये थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए, मुझे इससे बातें करनी है। उसने पैसे लिए और बोला, हाँ साहब, अभी बेचता हूँ। वैसे इस लड़के को सब बहुत पसंद करते हैं और जो भी उससे बातें करता है उसका दिल करता है कि वो उससे बातें ही करता रहे। इतनी कम उम्र में भी इतना सुलझा हुआ और इतना समझदार और मेहनती बच्चा है। इसको पढ़ने का भी बहुत शौक है। पता है साहब जी, हमारे ढाबे के पीछे कचरे का ढेर पड़ा रहता है। उसके पास ही एक रद्दी की दुकान भी है। वहीं से किताबें लाकर ये किताबें पढ़ता है। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने इसे एक बार कहा भी था कि मैं तेरा स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ, मगर साहब जी आपको पता है, ये कहता है कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से पढ़ूंगा। बहुत मेहनती और खुददार बच्चा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे पास बैठकर बोला, लगता है साहब जी आप बहुत अमीर हो, कहाँ से आए हो? और मैंने उसका छोटा सा कमजोर सा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बात बताओ, जब तुम्हारा ढाबे का मालिक तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता है, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम इतनी कम उम्र में भी इतने समझदार लग रहे हो। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो बहुत आगे जाओगे। मेरी बात सुनकर वो बोला, लगता है साहब जी आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और जहाँ तक आपको देखने से लग रहा है आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा पीछे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि स्कूल जाने से इंसान पढ़ लिख तो जाता है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है जब तक आप में इंसानियत न हो। मैं स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मेरा मालिक मुझसे कहता है कि मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो इस एहसान के बदले में मुझसे डबल काम करवाएगा और मेरे ऊपर एहसान जताएगा और पढ़ने लिखने का टाइम भी मुझे नहीं देगा। और सिर्फ कुछ घंटे स्कूल जाकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जैसा चल रहा है मैं अपनी ज़िंदगी को वैसे ही चलने दूंगा और थोड़े टाइम के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगा, तब मैं खुद मेहनत कर करके खुद पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था। आज तक मैंने किसी भी 10 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ देखता हुआ मुझसे बोला, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है और ना ही मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बताइए आपको क्या हुआ है? आप जब से आए हैं बार बार अपने माथे पर हाथ रख रहे हैं। आपने चाय भी नहीं पी, वो भी ठंडी हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि अपनी परेशानी के बारे में उसे बताऊं, लेकिन अभी वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था। वो मेरी बातें कहाँ ही समझ पाता। मैंने उससे कहा, मेरी बातें तुम नहीं समझ पाओगे। तो उसने कहा,
कि आप बताइए तो, मुझे पता है आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी बातें बिजनेस के बारे में ही होंगी। आप मुझे अपनी बात बताइए, हो सकता है मैं आपको आपकी परेशानी का हल बता दूं। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा था और फिर मैं उसे देखते हुए बोला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं, मेरा खुद को ख़त्म करने का दिल कर रहा है। तुम्हें पता है, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मैंने अपने दिन रात लगा दिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक टाइम आएगा जब मेरे बेटे मुझ पर गर्व करेंगे। उनके लिए मैं दुनिया में कुछ कर जाऊंगा और आज मेरे वही बेटे मेरे सामने खड़े होकर मुझे चार बातें सुना देते हैं कि मुझसे मीटिंग हैंडल नहीं होती, मैं प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से क्लाइंट को नहीं समझा पाता। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया है, बहुत बड़ा आलीशान, और उसमें मैंने अपने करोड़ों रुपए लगाए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जगह शहर से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर लोग नहीं आ रहे। लेकिन फिर हमने सोचा था कि हम उस शॉपिंग मॉल को किसी और को बेच देंगे, और आज जब मीटिंग हुई, अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट को बताया, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि नुकसान होगा। अभी तक आपके पास से किसी ने एक दुकान भी नहीं खरीदी, तो हमारे पास से कोई कैसे खरीदेगा? मेरा बेटा मीटिंग में पहुंचते हुए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए पूरी मीटिंग को मैंने अकेले हैंडल किया। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हुआ। जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, मैंने अपने बेटे से कहा था, उन्हें समझाया था कि यहाँ ज़मीन खरीदकर शॉपिंग मॉल नहीं बनना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे दोनों बेटों ने मुझसे कहा था कि डैड, आपको नहीं पता, आपकी उम्र हो गई है। हमें पता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं। उस वक्त उन दोनों की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। उन्होंने वहाँ पर बहुत पैसा लगाया, अच्छे से अच्छा मटेरियल और सब कुछ किया, मगर उसके बदले में मुझे क्या मिला? एक मीटिंग खराब होने की वजह से मेरे बेटे ने मुझे इतनी बातें सुना दी। मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरी ये बातें सुनकर ये बच्चा उठकर चला जाएगा और मेरी बातें उसके समझ में नहीं आएंगी। लेकिन वो वहीं बैठकर मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे उसके पास सच में मेरी परेशानी का हल हो। मैंने गहरी सांस ली और सर झुकाकर कहा कि मुझे लगता है अब मुझे इस बिजनेस से अपना हाथ उठा लेना चाहिए। मैं उन दोनों के बीच अपनी आधी आधी जायदाद बांट देता हूँ। उन दोनों का जो दिल चाहेगा वो करते रहेंगे और जायदाद का बंटवारा करके मैं खुद अकेला रहूंगा। मैंने अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत बार सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूँ, मगर मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं शादी कर लेता और मेरी दूसरी पत्नी से बच्चे होते तो कल को सगे सौतेले का झगड़ा होता, और मैं अपने बच्चों को परेशान करना नहीं चाहता था। मैंने उनके लिए अपनी जिंदगी के इतने सालों को बर्बाद कर दिया। आज मुझे उनके साथ की ज़रूरत है। वो लोग मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं और बिजनेस में नुकसान होने का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। वो मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत अमीर हैं। आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है। आपको देखने से ही लग रहा है अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने सर को हाँ में हिलाया और फिर बोला कि आप मुझे बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मैंने धीरे से कहा, 65 साल। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, आप जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने पैसे वाला, इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बोला, तुम मुझसे कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम बातें ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत बड़े हो गए हो। एक ही बात कहूँगा साहब, आजकल के टाइम में एक 65 साल का इंसान दुनिया नहीं समझ पाता, लेकिन एक 10 साल का बच्चा समझ जाता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंसान पर परेशानी आती है तो सब कुछ समझ जाता है। अगर आप एक चाय वाले होते, अगर आपसे वहाँ पर कोई चाय खरीदने नहीं आता, तो आप क्या करते? मैंने उससे कहा, सीधी सी बात है, चाय बेचना बंद कर देता और वो दुकान बेच देता। मैंने उससे कहा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। तो उसने कहा कि जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपने मुझसे ये नहीं पूछा था और आप चाय बेचना बंद कर देते और दुकान भी बेच देते। मैंने एक किताब में पढ़ा था, उस पर लिखा था कि कभी कभी चीज़ों को लोगों के लिए बनाया जाता है, झुकाने के लिए नहीं। उसकी अजीब सी बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। आप उस जगह को बेचना क्यों चाहते हैं? आप उस जगह को मत बेचिए, बल्कि वहां पर बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क बना दीजिए। बच्चे पार्क को देखकर वहां जाने की जिद करेंगे
और लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ आया करेंगे और फिर वहाँ पर आप अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं और फिर इसी तरह आपका काम भी आगे बढ़ेगा और ये दुकानें जो आप बेचना चाह रहे हैं वो भी बिकती चली जाएंगी। इससे अच्छी सलाह कोई और नहीं दे सकेगा। मैं उसकी शक्ल को हैरानी से देखता हुआ बोला, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तुम सच बताना, तुम्हारी क्या उम्र है? उसने कहा कि मैं 10 साल का हूँ। इस ढाबे पर काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए और किताबें पढ़ते हुए 3 साल। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और अखबार भी पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत समझ आ गई है। साहब, अब क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे पता है कि आपने मेरे मालिक को पैसे दे दिए हैं, मगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करूँगा कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और आपके बेटे भी आपको समझें। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा छोटू। मैंने उससे कहा मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ, जिस नाम से तुम्हारी पहचान हो। वो बोला, मेरी पहचान छोटू नाम से ही है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम बहुत प्यार से आर्यन रखा था। अगर आप मुझे जाने की परमिशन दे दें तो मैं चला जाऊं। शायद पढ़ना चाहता था, इसलिए मुझे बार बार जाने के लिए कह रहा था, मगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं उससे कहूं कि तुम यहीं बैठ जाओ और बस मुझसे बातें करते रहो। मगर उसकी ये बेचैनी देखकर मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था और अब मैं अपनी परेशानी को भूल चुका था और मेरे अंदर का बिजनेसमैन जाग चुका था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर आ गया। घर आकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया और अपने रूम को अंदर से लॉक करके बेड पर लेट गया। इस टाइम में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था और इस वक्त मुझे उस लड़की की कही गई बात पर गौर करना था। उस पूरी रात यही सब सोचने में गुजर गई थी। दिन निकल गया था और चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैं उठा फ्रेश होकर, फिर मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। डाइनिंग टेबल पर मेरे दोनों बेटे बैठे हुए थे। मैं उन दोनों को इग्नोर करना चाहता था और उनसे बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी मेरे छोटे बेटे ने मुझसे कहा, डैड रुक जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं रुका और मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं चुप था। उसने मुझसे कहा कि ऑफिस में 3 बॉस नहीं हो सकते, आपको जायदाद को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। हम दोनों सोच रहे हैं कि ऑफिस को 2 हिस्सों में बांट दें और आप रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाएं। आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसका किराया आपको मिलता है, आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं तुम दोनों को कुछ भी ना दूं तो तुम दोनों क्या करोगे? मेरे सामने बैठकर फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस को यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, ये घर मैंने बनाया है, तुम दोनों को मैंने पैदा किया है। अच्छा होगा अपने काम से काम रखो और मेरे ये प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है मैं खुद देख लूँगा। अगर तुम लोगों ने बेवजह इस प्रोजेक्ट में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की या ऑफिस की बांटने की बात की तो तुम दोनों को जायदाद और कारोबार हर चीज़ से अलग कर दूंगा और इस घर से भी निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया अब, तुम दोनों ने मेरा प्यार देख लिया और मैंने तुम दोनों का। अब और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं और आप हमें इतनी आसानी से जायदाद से कैसे निकाल सकते हैं? हम दोनों आपके बेटे हैं, हम दोनों के सिवा आपके पास है कौन? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी, अच्छा होता कि मैं तुमसे भी अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देता, अकेला हो जाता और दूसरी शादी कर लेता और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करता। मैंने बेवजह अपनी ज़िंदगी को तुम दोनों के लिए बर्बाद किया। मुझे तुम दोनों के साथ की ज़रूरत है और तुम दोनों बंटवारे की बातें कर रहे हो। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों का ऑफिस आना भी बंद कर दूं और तुम दोनों 50-50 हज़ार के लिए कहीं भी नौकरी कर रहे हो। ये बिजनेस मैंने तुम्हारे हाथों में इसीलिए नहीं दिया कि तुम इसे बर्बाद करो, जबकि मैंने तुम दोनों को मना कर दिया था कि वहां पर ज़मीन मत खरीदो, उस जगह पर वो शॉपिंग मॉल मत बनाओ। लेकिन तुम दोनों भाइयों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने तुम दोनों को बताया था कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मार्केटिंग हो सके और तुम दोनों ने उस वक्त मुझसे कहा था कि डैड आपको कुछ नहीं पता कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। हमें सब कुछ पता है, हम बहुत अच्छे से और बहुत यूनिक तरीके से काम करेंगे और हमारा इस प्रोजेक्ट में लॉस नहीं होगा। आज कोई भी उस शॉपिंग मॉल को खरीदना नहीं चाह रहा और तुम दोनों मुझे झूठे सपने दिखा रहे थे। मुझे पता है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से संभालना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है।
तुम दोनों अब इस प्रोजेक्ट में अपनी एडवाइस नहीं दोगे। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। तुम दोनों अभी 4 दिन से ऑफिस आए हो और अभी बिजनेस को समझना शुरू किया है। मैं पिछले 30 सालों से ये ऑफिस चला रहा हूँ। मुझे तुम दोनों से ज्यादा नॉलेज है। मैं इस बात को समझता हूँ कि एक 10 साल का लड़का और एक 20 साल का लड़का मुझसे ज्यादा अच्छे से इस दुनिया को समझता होगा। लेकिन तुम दोनों के पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, और तुम्हारा दिमाग मैंने देख लिया है। और जो काम हम एक साथ रहकर कर सकते हैं, वो अलग अलग रहकर कभी भी नहीं कर सकते। और जो तुम दोनों आज मुझसे कह रहे हो कि मैं बंटवारा कर दूं, तो कल को तुम दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। हमारे बिजनेस को लेकर मार्केट में हमारा नाम है, अच्छी पहचान है, हमारे क्लाइंट्स एक हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएं और समझदार हो जाएं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप कर अलग कर देना चाहिए। लेकिन जब बच्चे तुम दोनों की तरह हों, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हों और अपने बाप की बात को ना समझते हों, अपने बाप को 4 बातें सुनाते हों, ऐसे बच्चों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं अपना काम पहले जैसा नहीं कर लेता, अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता, तब तक तुम दोनों को मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब तुम दोनों में बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं रही है। इतना कहकर मैं वहाँ नहीं रुका और ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे पता था कि वो दोनों मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे और बहुत बातें बनाएंगे और मुझे रोकने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपना बिजनेस, अपनी जायदाद ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहता था जो मेरी इज्जत भी ना करते हों। मैं ऑफिस गया और फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया और छोटी सी एक मीटिंग रखी और उन सब के साथ वो आइडिया शेयर किया जो उस बच्चे ने मुझे उस रात बताया था। मेरी बात सुनकर सब लोगों को मेरी बात ठीक लगी थी। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे ये बात सोच सोच कर अफसोस हो रहा था। मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, मगर मेरा नुकसान हो गया था। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे ऊपर रहम करा और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया था और मैंने कल से काम शुरू करने का ऑर्डर भी दे दिया था। मैं अभी अपनी सोचों में ही गुम था कि वकील साहब मेरे ऑफिस में चले आए। मुझे उनका इस तरह से आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो मुझसे बोले कि जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं इस तरह आपकी चलती हुई मीटिंग के अंदर आ गया हूँ। देखिए, बात करना बहुत ज़रूरी है, यह आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने सभी वर्कर्स को जाने का इशारा कर दिया था और फिर कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर वकील साहब बोले, आपने अपने बच्चों से ये दावा किया है कि आप उन्हें अपनी जायदाद से 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिए, फौरन वसीयत तैयार करवा लीजिए, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आपके बच्चों का आपके साथ है, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ वो आपको इतनी आसानी से करने देंगे। वकील की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि वो वकील मेरे बच्चों के साथ मिला हुआ नहीं है, वो मेरा पुराना और वफादार वकील है। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जायदाद किसी और के नाम कर दूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इस जायदाद के मालिक हैं और आप ऐसा कर सकते हैं और कोई भी आपको ये काम करने से नहीं रोक सकता। कुछ देर हम दोनों में बातें होती रहीं और फिर वो चले गए। वो ऐसे शो करते थे जैसे मेरे बच्चों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन सच में अंदर ही अंदर हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे बेटों ने अपना अलग बिजनेस खोला है। वो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। जब मैं घर वापस गया तो मेरे दोनों बेटे लाउंज में बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे और मुझे पता था कि यहाँ कुछ ऐसा ही होगा। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरा बड़ा बेटा मुझे देखकर बोला, आपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आपका आइडिया अच्छा था, हमने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन हाँ, हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। हम तीनों इस प्रोजेक्ट के ओनर हैं। तो मैंने सर को ना में हिलाते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम दोनों से कोई डिस्कशन नहीं करना। जो भी डिस्कशन करना था वो हो गया और मुझे पता है कि अभी तुम दोनों मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिर वो बोले कि आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है इससे जो भी पैसा मिलेगा वो सब आप अकेले ही रखेंगे। इंसान जब सब चीज़ों से हार जाता है तो उसे अपने बिजनेस पार्टनर भी बुरे लगते हैं। मैं इतना कहकर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, डैड, अगर आपका व्यवहार ऐसा ही रहा तो हम कोर्ट चले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हमने भी मेहनत की है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। अगर बाप गुस्से में जायदाद से निकालने की बात कर रहा है तो क्या बेटे कोर्ट जाने की बात करेंगे? मैं बहुत हैरान हो गया।
अपने छोटे बेटे की ये बात सुनकर मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि तभी मेरा बड़ा बेटा बोला, भाई सही कह रहा है, इस प्रोजेक्ट में हमने भी बहुत मेहनत की है और आप इसका पैसा अकेले बैठकर नहीं खा सकते। आप अगर ये बात भूल रहे हैं तो हम आपको ये बात कोर्ट में भी समझा सकते हैं। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और फिर मैंने उन दोनों से धीरे से कहा था, तुम दोनों को जो करना है कर लो, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। अब मेरी तुम दोनों के साथ नहीं बनेगी और ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। बच्चे जब बाप के सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर वो प्यार के काबिल नहीं रहते और तुम दोनों को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुमने मुझसे बदतमीजी की है। तुम मुझसे माफ़ी मांगने की जगह उल्टा कोर्ट में जाने की बातें कर रहे हो। इतना कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया था। आंखों में आंसू थे, मेरे सीने में दर्द होने लगा था, मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मैं अपने कमरे से उठा, घर के बाहर जाकर मैंने कार स्टार्ट की और सीधा इस पुराने ढाबे की तरफ चल दिया जहां पर कल मुझे वो बच्चा मिला, वही छोटू जो सबके लिए एक मासूम सा बच्चा था, लेकिन कल उससे सिर्फ एक बार मिलने पर ही मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ था जैसे वो मेरा कोई अपना ही हो। इसलिए मैं उसे दोबारा मिलने के लिए उस ढाबे पर चला गया। मैं जैसे ही ढाबे पर गया, वहां मुझे आर्यन नजर नहीं आ रहा था। उसको वहां पर ना देखकर मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने उस ढाबे के मालिक से बच्चे के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि साहब, वो तो इस टाइम तक अपने घर चला जाता है और इस वक्त वो मेरी दुकान के पीछे जो कचरे का ढेर पड़ा रहता है, उसके बराबर में एक रद्दी की दुकान है, वो वहां से किताबें ले रहा होगा। आप अगर उस बच्चे से मिलना चाहते हैं तो वहां पर चले जाइए। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं उसके ढाबे के पीछे वाले रास्ते पर चल दिया। जैसे ही मैं वहां पर गया, मुझे एक कचरे का ढेर मिला जहां पर वो रद्दी की दुकान भी थी और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा फटा हुआ बनियान पहनकर किताबें ढूंढ रहा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जोर से कहा, आर्यन बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सी किताबें लेकर आया हूँ। वो मेरी तरफ बहुत आराम से मुड़ा था और जबकि एक 10 साल का बच्चा इस तरह की आवाज़ सुनकर डर जाता है या घबरा जाता है, लेकिन वो ना तो डरा ना घबराया और बहुत ही सुकून से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, कैसे हो साहब? आपको पता है, मैं सुबह से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। आपका वो प्रोजेक्ट, आपने मेरी बात मानी। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें आज ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी ज़रूरत है और वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत खूबसूरत है। आप मुझे कौन सी खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहते हैं? कहीं आप मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे? उसके होठों पर हंसी आ गई थी। मैंने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों तुम्हें किडनैप करूंगा? इतने बड़े आदमी को तुम्हें किडनैप करके क्या ही मिलेगा? जिस तरह वो बात करता था, मैंने उस तरह जवाब दिया तो वो जोर जोर से हंसने लगा और मेरा हाथ पकड़कर चलते हुए बोला, तो आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको पता है, आज सुबह से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था और जो भी गाड़ी आ जा रही थी, मैं उन्हें देख रहा था, मगर कोई भी गाड़ी आपकी गाड़ी की तरह नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, आपने मेरी बात मानी तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों का सच मेरे सामने आ गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो मेरी बात सुनकर बोला, ऐसा तो नहीं होता। जब आपको दुनिया का सच पता चल गया था, आपने अपने सब रिश्ते सबसे खत्म कर लिए थे, तो आपको सावधान होकर रहना चाहिए था। वरना आज के टाइम में न बेटा बाप का है और न बेटी माँ की है। वो बच्चा सब बच्चों से बहुत अलग था। उसकी बातों में सच्चाई थी और गहराई थी। मैं उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। मेरी माँ कहती है कि किसी अजनबी इंसान के साथ इस तरह से नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और वैसे भी मैं गरीब लड़का आपके क्या ही काम आ सकता हूँ। जबकि मैं उसे बताना चाहता था कि उसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई है। मैं उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आया था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे हैरत से देख रहा था। वैसे तो लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन मेरे कहने पर लाइब्रेरी अभी तक खुल रही थी। वो मुझे हैरत से देख रहा था और बोला, साहब, ये किताबों की दुनिया है, क्या हम किसी और दुनिया में आ गए हैं? उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। वो इतना खुश था कि कभी कोई सी किताब उठाकर देखता तो कभी कोई सी। मैं उसकी ये खुशी देखकर एक तरफ जाकर बैठ गया। उसने एक किताब उठाई और बोला, इस किताब का पहला पेज मैंने एक बार पढ़ा था। ये किताब मेरे ढाबी के मालिक के पास थी।
ये किताब तो बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। वो मुझे बता रहा था कि उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब वो किताबें पढ़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसी में खो जाता है। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप बैठा हुआ उसको देख रहा था। वो जैसे जैसे किताब आगे पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आती जा रही थी। उसको किताब पढ़ते हुए 1.5 घंटा हो गया था। वो किताब पढ़ते हुए खो गया था। फिर शायद उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि साहब, क्या मैं यहाँ से कुछ किताबें ले सकता हूँ? मैं आपको पढ़कर किताबें वापस कर दूंगा और इसके बदले में आप मुझसे कोई भी काम करवाएंगे तो मैं वो कर दूंगा। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इन किताबों को पढ़कर आप दुनिया को पहचान सकते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो भी किताबें चाहिए तुम यहाँ से ले लो, बाकी मैं देख लूंगा। उसने अपने लिए 5 किताबें ली थी और किताबें लेकर मेरे पास आया और बोला, चलिए साहब, मैंने किताबें ले ली हैं। मैंने लाइब्रेरी वाले को पैसे दिए और आर्यन को अपनी कार में बिठाकर उसे पुराने ढाबे की तरफ चल दिया। वो मुझे देखते हुए बोला कि आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे और मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हाँ ज़रूर। वैसे तो ये वक्त मेरे आराम करने का होता था, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करने से ज़्यादा इस बच्चे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था और मैं चाहता था कि मैं इस बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। हम ढाबे पर आ गए थे और उसके आगे का रास्ता वो मुझे बता रहा था और हम उसके घर की तरफ चल दिए। फिर हम एक गली के बाहर रुक गए थे क्योंकि गाड़ी गली के अंदर नहीं जा सकती थी। फिर हम दोनों गली के अंदर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बच्चे का घर आ गया था। उसने मुझसे कहा, साहब, हमारा घर बहुत छोटा सा है। मैं पहले अपनी माँ को बता देता हूँ आपके बारे में और फिर आप मेरे साथ अंदर चलना। वो मुझसे इतना कहकर अंदर चला गया और फिर 5-10 मिनट के बाद बाहर आया। मैं इतनी देर सोच रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में भी कितना ज़्यादा समझदार है। इसको अपनी माँ की इज्जत का कितना ख्याल है। फिर वो बाहर आया और मुझसे बोला, साहब, आपको हमारे घर के अंदर जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? वो मुझसे बहुत प्यार से पूछ रहा था। माँ बहुत गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। माँ अगर गुस्सा करे तो आप बुरा मत मानना। मैं आपको माँ के हाथ की चाय पिलाऊंगा। मैंने उससे कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़ों वाली बातें मत किया करो, और मुस्कुराता हुआ उसके साथ घर के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन सविता थी, जो 10 साल पहले एक गरीब आदमी के साथ भाग गई थी। लेकिन आज उसको इस हाल में देखकर मैं हैरान हो गया था और मुझे अब समझ आया था, आर्यन को देखकर मुझे इतना अपनापन महसूस क्यों होता है। वो मुझे देखकर रोने लगी और बोली, भाई, कैसे हैं आप? मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा तो वो थोड़ा पीछे हट गई थी। मैंने रोते हुए उसे अपने गले लगाया था। मुझे अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आने लगा। उसने मुझसे कहा था कि आपकी बहन जब भी आपको मिले आप उसे माफ़ कर देना और उसे अपने सीने से लगा लेना। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे बोली, भाभी कैसी हैं? क्या आप लोगों को मेरी याद आती थी? मैंने उसे बताया कि कुछ साल पहले उसका देहांत हो गया और मैं बहुत अकेला हो गया हूँ उसके जाने के बाद। खैर तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम इस हाल में कैसे हो? और आर्यन तुम्हारा बेटा है? उसने मुझे रोते हुए बताया कि शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद मैं बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि मैं आपके पास जाऊं, मगर मुझे डर था कि आप मुझे अपनाएंगे नहीं और मैं इस बात से बहुत डरती थी। और फिर मैंने फैसला किया था कि मैं अकेले रहूंगी और अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। फिर मैं यहाँ झोपड़ी में आकर रहने लगी। शुरू शुरू में मैंने बहुत काम किया, अभी भी करती हूँ। लोगों के घरों का झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे बेटे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे पढ़ा सकूं या फिर उसका स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। मैंने उसे कहा कि बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ अभी घर चलो। तुम्हें यहाँ पर ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके साथ उसका सारा सामान पैक करवाया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। तो मेरे बेटे ये देखकर बहुत परेशान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि मैं अपने साथ किसे लेकर आ गया हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, ना ही उनसे कोई बात की थी, क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। और मैंने अपनी जायदाद में से एक हिस्सा अपनी बहन और उसके बेटे के नाम कर दिया था, जिस पर उसका भी हक बनता था, क्योंकि वो मेरी इकलौती बहन थी। और उसको एक अलग घर भी लेकर दे दिया था और उसके बेटे की जिम्मेदारी
मैंने अपने ऊपर ले ली थी। मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और मेरे बेटे ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि ये लोग कौन हैं और मैं उनकी इस तरह मदद क्यों कर रहा हूँ। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी बुआ है। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी और मैंने उन्हें ये भी बताया कि आर्यन इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा समझदार है। उसके आइडिया से ही आज मेरा इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो नुकसान हो गया था, वो भी ठीक हो गया। उन दोनों को मेरी बात सुनकर बहुत शर्म आई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि डैड, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी आपसे बदतमीज़ी करेंगे। और उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो कभी बंटवारे की बात नहीं करेंगे। मैंने उनकी बात सुनकर उन्हें माफ़ कर दिया था। मुझे अब सुकून मिल रहा था और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने अपनी जायदाद में से 10% हिस्सा अपनी बहन और उसके बेटे के नाम कर दिया, जिन्हें अब कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और वो ठीक से रह सकेंगे। भले ही हमारे बच्चे हमसे बदतमीज़ी करते हों और अगर हम भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, जैसा वो हमारे साथ करते हैं, तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी, तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जैसे भी थे तो मेरे बेटे ही। फिर हम सब साथ में खुशी से रहने लगे थे। इस कहानी का मोरल ये है कि ज़िंदगी में पैसा और जायदाद से ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं और सबसे बड़ा रिश्ता परिवार का होता है। लेकिन कई बार इंसान जब लालच या गुस्से में आ जाता है, तो वो इन रिश्तों की कीमत भूल जाता है। इस कहानी में एक पिता ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया था। उसने 30 साल तक मेहनत की थी ताकि उसका परिवार सुख से रह सके और उसके बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, तो उन्होंने इस मेहनत की कीमत समझने की जगह जायदाद के बंटवारे की बात शुरू कर दी। इससे पिता का दिल टूट गया, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, उसे ये उम्मीद होती है कि उसके बच्चे उसकी इज्जत करेंगे, उसकी बात समझेंगे और उसके अनुभव का सम्मान करेंगे। लेकिन जब बच्चे अपने ही पिता के सामने खड़े होकर कोर्ट जाने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो रिश्तों के टूटने की शुरुआत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनुभव की कीमत बहुत बड़ी होती है। जो इंसान कई सालों तक मेहनत करके किसी काम को सीखता है, उसे दुनिया की समझ ज़्यादा होती है। पिता ने अपने बेटों को समझाया भी था कि उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाना सही फैसला नहीं है, लेकिन बेटों ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ पता है। यही गलती आज के समय में बहुत से युवा करते हैं। उन्हें लगता है कि पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव किताबों या इंटरनेट से नहीं मिलता, वो समय और संघर्ष से मिलता है। इसलिए हमें अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें गलत रास्ते से बचाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में एक और बहुत ही बड़ी सीख ये है कि जब इंसान मुश्किल समय से गुजरता है, तो उसे असली रिश्तों और नकली रिश्तों का फर्क समझ में आने लगता है। पिता को लगा कि उसके अपने ही बेटे उनके साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन उसी समय एक छोटा सा गरीब बच्चा आर्यन उनके जीवन में आया, जिसने उन्हें सच्चाई और समझदारी की नई सीख दी। ये बच्चा गरीब जरूर था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसने छोटी उम्र में ही जिंदगी के बहुत बड़े सच समझ लिए थे। वो किताबों से प्यार करता था और ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानता था। इससे ये सीख मिलती है कि इंसान की असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके ज्ञान से होती है। शिक्षा और ज्ञान इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। आर्यन के पास पैसे नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने के लिए बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके अंदर सीखने की चाह थी और किताबों के प्रति प्यार था। यही चीज़ उसे खास बनाती है, क्योंकि जो इंसान सीखना चाहता है, वो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों की सबसे बड़ी दौलत अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना है। कहानी का एक भावुक हिस्सा वो है जब पिता को पता चलता है कि आर्यन की माँ उनकी ही बहन है, जो कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन परिवार का असली मतलब ये है कि हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। अगर उस भाई ने अपनी बहन को ठुकरा दिया होता, तो शायद वो हमेशा दुखी रहती, लेकिन उसने अपने दिल को बड़ा रखा और उसे गले लगा लिया। इससे ये पता चलता है कि माफ़ी देने वाला इंसान ही असल में बड़ा होता है, क्योंकि माफ़ी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इस कहानी में पिता का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी बहन और उसके बेटे को अपनाया, उन्हें रहने के लिए घर दिया और बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब ऊपर वाला हमें पैसा और ताकत देता है, तो हमें उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए, खासकर अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि बच्चों को हमेशा अपने माता-पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माता-पिता ही वो लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। जब बेटों ने देखा कि उनके पिता एक गरीब बच्चे और अपनी बहन की मदद कर रहे हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनके पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तब उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी फिर से बंटवारे की बात नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दिल से माफ़ी मांग ले, तो रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं। परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार के लोग आपस में लड़ने लगें और बंटवारे की बातें करें, तो चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस या कितनी भी बड़ी जायदाद क्यों ना हो, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर परिवार एक साथ रहे, एक दूसरे की इज्जत करे और एक दूसरे का साथ दे, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इंसान को अपने दिल को बड़ा रखना चाहिए। गुस्से और अहंकार से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार, माफी और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब उस पिता ने अपने बेटों को माफ किया और अपने परिवार को फिर से जोड़ लिया, तभी उनके जीवन में सच्ची खुशी वापस आई। क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अपने परिवार और अपनों की ही होती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि धन से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं, और जिन घरों में प्यार, सम्मान और एकता होती है, वही घर सच में खुशहाल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।